तो भाई सबसे पहले बजट वाली गुड न्यूज बता देते हैं गीतिका, है ना। लेकिन उससे पहले मैं तो आप लोगों को न्यूज बताएं, हम आपस में जान लेते हैं कि हमें कैसा लगा बजट। तो ये आप अदिति पहले बताइए कि आज का बजट कैसा लगा आपको। देखिए, मुझे उम्मीदें थी कि महिलाओं के लिए कुछ खास किया जाएगा, और क्योंकि बीते दिनों हमने फार्मर्स के बारे में बहुत सुना, तो आई थिंक जो उनको लेके फैसले लिए गए हैं वो काफी सराहनीय है। बिल्कुल। और दीपिका, अगर आप देखिए, मुझे लगता है मुझे कुछ चीजें काफी ज्यादा पसंद आई, जैसे कस्टम ड्यूटी कुछ चीजों पर कम हो जाएगी। अब आप नए मोबाइल फोन ले सकते हैं ना, बाहर से आप मंगा सकते हैं। गोल्ड है, कोई भी चीजें हैं, फोन है, तो आप बाहर से मंगा। और श्वेता, मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी ये हुई कि गोल्ड सस्ता हो गया है। गोल्ड के रेट्स इतने ज्यादा हाई हो गए थे कि लड़कियों के लिए ना बड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन अब वो आराम से गोल्ड के ज्वेलरी की शॉपिंग कर पाएंगे। हमें हर हाल में वेराइटीज चाहिए, तो इसीलिए हमारे लिए तो अच्छी खबर है कई मायनों में, और युवाओं के लिए जाहिर सी बात है बहुत ही अच्छी खबर है। तो चलिए आपको हम बता दें, निर्मला सीतारमण, जाहिर सी बात है आज उनका 7वां बजट था, और मोदी सरकार का 3.0 का ये पहला बजट था। बहुत कुछ खास इसमें रहा, खास करके रोजगार को लेकर, युवाओं को लेकर। देश इंतजार कर रहा था वित्त मंत्री के पिटारा खुलने का, और जैसे ही आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना लाल बही खाता खोला तो शुरुआत बड़ी उम्मीदों के साथ हुई। देश के हर वर्ग को इस बजट से काफी उम्मीदें थी, खासकर टैक्स पेयर्स को बड़े बदलाव की उम्मीद थी। वैसा हुआ भी। मोदी सरकार ने मिडिल क्लास और आयकर दाताओं को बड़ी राहत दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स पेयर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 रूपये बढ़ाकर 75,000 रूपये कर दी। इसके साथ ही न्यू टैक्स स्लैब में एक बार फिर बदलाव किया गया है। न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा, जबकि 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। 7 से 10 लाख तक टैक्स 10% होगा। इसके अलावा 10 से 12 लाख पर टैक्स 12% होगा। 15 लाख से ज्यादा की आय पर 30% टैक्स देना होगा। इन दोनों बदलावों से टैक्स पेयर्स को 17,500 रूपये तक का फायदा होगा। हालांकि पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। In the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%; and above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. लगातार 7वीं बार बजट पेश कर रही निर्मला सीतारमण ने अलग अलग सेक्टरों के लिए कई घोषणाएं की, लेकिन आम आदमी की जेब पर किस चीज का बोझ बढ़ने जा रहा है और किससे उसे राहत मिलेगी, चलिए जानते हैं कि क्या हुआ महंगा और क्या हुआ सस्ता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। इसके अलावा सरकार ने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी कम करके अब 6% करने का ऐलान किया है, जिससे सोना चांदी की कीमतें कम हो जाएंगी। साथ ही लेदर और फुटवेयर पर भी कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया। मोबाइल और मोबाइल चार्जर समेत अन्य उपकरणों पर BCD 15% घटाई गई है। दूसरी ओर टेलीकॉम उपकरण महंगे हो गए हैं, इन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 15% कर दिया गया है। अब आपके लिए आज के बजट की कुछ बड़ी घोषणाओं के बारे में जानना जरूरी है, जो उम्मीदें जगाती हैं। सबसे पहली बात रोजगार की। निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने 1 करोड़ युवाओं को खुशखबरी दी। बजट में रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। एजुकेशन लोन के ब्याज में भी छूट दी गई है। 20 लाख युवाओं को 5 साल में स्किल करने का टारगेट भी रखा गया है। 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप मिलेगी, जिसके लिए हर महीने इन युवाओं को 5,000 रूपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन। Skilling program. I'm happy to announce a new centrally sponsored scheme as the 4th scheme under the Prime Minister's package for skilling in collaboration with state governments and industry. 20 lakh youth will be skilled over a 5-year period. Industrial training institutes will be upgraded in hub and spoke arrangements with outcome orientation. Course content and design will be aligned
to the skill needs of industry, and new courses will be introduced for emerging needs. Skilling loans. The model skill loan scheme will be revised to facilitate loans up to 7.5 lakh rupees with a guarantee from a government promoted fund. देश भर के किसान भी टकटकी लगाए आम बजट की तरफ देख रहे थे। बड़ी उम्मीदों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र के लिए कई ऐलान किए। सरकार ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं का ऐलान किया। पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे, यानी इस बार किसानों के लिए बजट 21.6% यानी 25,000 करोड़ रुपए बढ़ाया गया। हालांकि किसानों की लगातार मांग के बाद भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं हुई। इसके अलावा दाल और दलहन के मामले में देश को आत्मनिर्भर और इनके प्रोडक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग पर फोकस करेंगे। किसानों की मदद के लिए 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके अलावा खेती को आधुनिक बनाने और कृषि रिसर्च पर भी जोर दिया गया है। जाहिर है मोदी 3.0 के इस बजट में देश की दशा दिशा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और कोशिश की गई है कि ये बजट गेम चेंजर साबित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बजट में इस बार सरकार ने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए अपना खजाना खोल दिया है। कुल मिलाकर रोजगार से लेकर राजनीति तक इस बजट के जरिए सभी को साझा किया गया है। इस बजट पे अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने क्या कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है। साथियों, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। ये नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, नीट यूजी मामले से जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला इस मुद्दे को लेकर के सामने आ गया है। और ये जो बड़ा फैसला है वो ये है कि दोबारा परीक्षा नहीं होगी। तो दोबारा स्टूडेंट्स को एग्जाम यानी कि री एग्जामिनेशन के लिए नहीं बैठना होगा। दोबारा परीक्षा से छात्रों पर असर होगा, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। आपको हम बता दें, छात्रों की तरफ से भी, कई छात्रों की तरफ से ये बात कही गई थी, याचिका लगाई गई थी कि वो दोबारा एग्जाम में नहीं बैठना चाहते हैं। परीक्षा में खामी को लेकर के कई वहां पर याचिकाएं लगाई गई थी। परीक्षा रद्द करने की मांग सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया है उसमें यह बड़ी बात कही गई है, जिसमें री एग्जामिनेशन को लेकर साफ तौर पर कहा गया है कि री एग्जामिनेशन नहीं होगा, यानी कि दोबारा जो परीक्षार्थी थे उनको फिर से नहीं बैठना होगा नीट यूजी परीक्षा को लेकर के। और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो उससे छात्रों पर असर पड़ेगा, इसीलिए दोबारा परीक्षा किसी भी मायने में सही नहीं है। तो आपको हम बता दें कि बहुत बड़ा मुद्दा था, कई छात्रों ने इस पर याचिका लगाई थी। कई छात्र ये कह रहे थे कि दोबारा से उन पर प्रेशर आएगा, दोबारा से उसी स्टेट से वो नहीं गुजरना चाहते हैं। पूरे साल की उनकी मेहनत जो है वो बर्बाद चली जाएगी अगर फिर से परीक्षा होती है तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का आज ये बड़ा फैसला आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि दोबारा परीक्षा नहीं की जाएगी, दोबारा नहीं परीक्षा कराई जाएगी, यानी कि री एग्जामिनेशन नहीं होगा नीट यूजी परीक्षा का।
और रद्द करने की मांग की गई थी। इस परीक्षा को परीक्षा रद्द करने से 24 लाख छात्रों पर असर होता, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इतने बड़ी तादाद में जो कि स्टूडेंट्स हैं और उन पर असर ना हो, इसीलिए दोबारा से री एग्जामिनेशन नहीं होगा। अब जब परीक्षा हो गई है, रिजल्ट्स घोषित हो गए हैं, अब आगे इस तरह की गड़बड़ियां ना हो, क्योंकि आपको याद हो कि नीट यूजी मामले को लेकर कई जगह से गिरफ्तारियां, बिहार से गिरफ्तारियां, अलग अलग दूसरे स्टेट से गिरफ्तारियां यहां पर हुई हैं। इस पूरे मामले को लेकर के कई जो एजेंसियां हैं वो इस वक्त काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट पूरी तमाम इस मामले की निगरानी भी कर रही है, देख रही है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में जो एक बड़ा फैसला सामने आया है परीक्षार्थियों को लेकर, क्योंकि परीक्षार्थियों को कहीं ना कहीं लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको दोबारा फिर से उसी प्रेशर से गुजरना पड़े, उसी मेंटल प्रेशर से गुजरना पड़े, और वो नहीं चाह रहे थे कि ऐसा हो। इसलिए कई परीक्षार्थियों की तरफ से भी, स्टूडेंट्स की तरफ से ये याचिका लगाई गई थी, गुहार लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि भाई उनके साथ ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने गलती की हो उन्हें सजा मिले, लेकिन जिन्होंने पूरे साल इसके लिए मेहनत की है, पढ़ाई की है, उनको कम से कम दोबारा फिर से उस मेंटल प्रेशर से, उस मेंटल ट्रॉमा से ना गुजरना पड़े। उनका साल बर्बाद होगा, करियर आगे उसको लेकर के उन्हें परेशानी होगी। इसी बात को देखते हुए तमाम जो इस पूरे मामले में सबूत दिए गए, गवाह सामने आए, तमाम तरह की जांच एजेंसियां जो हैं उन्होंने अपने अपने चीजें सामने पेश की है सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो तमाम चीजों को देखते हुए उसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बड़ा फैसला सुनाया है। और चलिए बजट के बाद बात सावन की कर लेते हैं। आज सावन के महीने का दूसरा दिन है। भक्ति और आस्था को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है। भोलेनाथ के इस महीने में शिव भक्त भगवान का दर्शन और आशीर्वाद ले रहे हैं। ऐसे में आज हम एक ऐसे प्राचीन शिव मंदिर ले चलेंगे जहां का इतिहास पांडवों से जुड़ा है। जी हाँ, मुंबई से 1.5 घंटे की दूरी पर स्थित है ये प्राचीन अंबरनाथ का मंदिर, जो करीब 1000 साल पुराना है। और कहा यह जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने एक ही रात में किया था। जी हाँ, कहते हैं कि यहाँ के शिवलिंग के दर्शन मात्र मनोकामनाएं जो हैं वो आपकी पूर्ण कर देते हैं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं अंबरनाथ मंदिर। मुंबई के पास अंबरनाथ का प्राचीन शिव मंदिर, अद्वितीय स्थापत्य कला का उदाहरण। मंदिर की मान्यता सिर्फ सुंदरता को लेकर ही नहीं है, बल्कि इस मंदिर को इच्छा पूर्ति का मंदिर भी कहा जाता है। कहते हैं कि महादेव यहाँ आने वाले भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भगवान भोलेनाथ का यह मंदिर काफी सिद्ध भी माना जाता है, इसलिए सावन में यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती है। बहुत ही मान्यता वाला मंदिर है। यहाँ से सबकी मनोकामना भगवान भोले बाबा पूरी करते हैं। ऐसा ही हम सभी से सुनते हैं और हमको भी ऐसा अनुभव हो कि बहुत सारी हमारी भी मनोकामना भगवान पूरी करते हैं। और बहुत सुंदर मंदिर है, आप देखोगे तो बहुत सुंदर सी मूर्तियां इस मंदिर में है। हजारों साल का मंदिर है। जैसे कि आप देखोगे तो ये मंदिर को कम से कम 1000 साल हुए अभी तक। भोले भंडारी के इस मंदिर का निर्माण 1060 ईस्वी में राजा मामबाणी ने करवाया था। यह मंदिर अपने अद्वितीय स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के बाहर 2 नंदी बैल की मूर्ति विद्यमान है। मंदिर के प्रवेश के लिए 3 द्वार हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करके 9 सीढ़ियों के उतरने के बाद पवित्र शिवलिंग के दर्शन होते हैं। मुख्य शिवलिंग त्रैमस्ती की है और इनके घुटने पर एक नारी है जो शिव पार्वती के रूप को दर्शाती है। पहली नजर में देखने पर भगवान शिव नृत्य मुद्रा में दिखाई देते हैं। अंबरनाथ मंदिर के गर्भगृह के पास गर्म पानी का एक कुंड भी है। कहा यह भी जाता है कि मंदिर के पास एक गुफा भी है जिसका रास्ता पंचवटी तक जाता है। मंदिर से सटकर वलधान नामक नदी बहती है। इस मंदिर को पांडव कालीन मंदिर भी बताया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने एक ही रात में इस मंदिर की स्थापना की थी। सबसे खास बात यह है कि यूनेस्को ने अंबरनाथ शिव मंदिर को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल भी किया है। ऐसा मंदिर जो स्वयंभू हो और ऐसा बनावट जो शैवागम पे आधारित हो, ये एकमेव मंदिर यहाँ पर है। आप यहाँ दूसरा मंदिर देखेंगे तो नासिक में त्र्यंबकेश्वर है और दक्षिण कोंकण में जो है संगमेश्वर का एक मंदिर है। बाकी यहाँ पर ये भूमि के लिए
और पूरे कोकण प्रांत में ये एक ही मंदिर जो स्वयंभू है। मंदिर के बाहर की दीवारों पर भगवान शिव के अनेक रूप बने हुए हैं। इसके साथ गणेश, कार्तिकेय, चंडिका आदि देवी देवताओं की मूर्तियों से सारा परिसर गुलजार है। शिवरात्रि के मौके पर मंदिर के बाहर 3-4 दिनों तक मेला लगता है और उत्सव जैसा माहौल रहता है। धर्मेंद्र दुबे, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। सावन का महीना कहते हैं भोलेनाथ का महीना होता है। देखिए, आप कई शिवालयों के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन आज विशेष करके हम उस शिवालय के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, भोलेनाथ के उस धाम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी महत्ता तो बहुत है लेकिन लोग कम जानते हैं उसके बारे में। एक्चुअली श्वेता बात कर रही हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में मौजूद इस ऐतिहासिक प्राचीन शिव मंदिर की, जो 2 हिस्सों में बना है। रानी महल से ठीक पीछे 5 मुख वाले शिवलिंग के साथ ही इस शिव मंदिर में जलाहारी शिवलिंग भी है। शिव भक्तों की आस्था का अनूठा धाम। सावन के महीने में विशेष पूजा अर्चना। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदेव नदी की कलकल बहती जलधारा के किनारे मौजूद है ऐतिहासिक प्राचीन शिव मंदिर। रानी महल से ठीक पीछे 5 मुख वाला शिवलिंग इस शिव मंदिर की खासियत है। यहाँ एक ही परिसर में 2 छोटे छोटे मंदिर हैं। एक में स्मार्त शिवलिंग यानी 5 पिंडी महादेव विराजमान हैं, तो दूसरे में प्राकृतिक पत्थर को तराश कर एक और शिवलिंग बनाया गया है जिसे जलहारी महादेव कहते हैं। कहा जाता है कि ये स्वयंभू हैं, यानी खुद से प्रकट हुए हैं। यहाँ नंदी नहीं है। ये मंदिर 2 हिस्सों में है। मंदिर में प्रवेश करने पर सबसे पहले लाल रंग से रंगी गणेश जी की प्रतिमा दिखाई देती है। मंदिर में प्रवेश करने पर बाईं तरफ एक और मंदिर बना है जो बाहर से दिखाई नहीं देता है। इसी में जलहारी महादेव का शिवलिंग मौजूद है। इस मंदिर में जो है जलहरी महादेव है, 5 पिंडी महादेव है, गणेश जी की प्रतिमा है। 2 शिवलिंग है, एक 5 पिंडी भोलेनाथ, एक जलहारी महादेव। तो जो जलहारी महादेव है वो स्वयंभू है, जो खुद निकले हुए हैं, और गणेश जी भी है यहाँ पे प्राचीन समय से। प्राचीनतम दृष्टि से महत्वपूर्ण पुरानी बस्ती में ज्योति भूषण प्रताप सिंह विधि महाविद्यालय है, जो कि प्राचीन समय में रानी धनराज कुंवर देवी का महल हुआ करता था। ठीक महल के पीछे हसदेव नदी के तट पर यह पंचमुखी शिवलिंग वाला मंदिर स्थापित है। स्मार्त लिंग 5 अलग अलग पिंड रूप में है, जो शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य एवं शक्ति के प्रतीक हैं। इसे कोरबा राज परिवार ने बनवाया था। पुरातन दृष्टि से यह मंदिर 200 साल से भी पुराना लगता है, लेकिन आज भी पूरी शान और शौकत से खड़ा है। ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ इस मंदिर का पुरातात्विक महत्व भी है। यहाँ पर नदी घाटी सभ्यता के अंतर्गत कोरबा जिले का अब तक ज्ञात मात्र एक बंदरगाह है। यहाँ बंदरगाह उत्कल नरेशों का जो सैन्य अभियान जब चलती रही थी, तो महानदी से होते हुए हसदेव नदी पे आकर के यहाँ पर ये सैन्य अभियान चलाए जाते थे। और जो उत्कल नरेश का जो बनाया हुआ बाणवंशी शासकों का पालिका शिव मंदिर है, तो इसका ऐतिहासिक महत्व जो 8वीं-9वीं शताब्दी से ही परिपाटी चली आ रही है। और इसका उपयोग यहाँ से बंदरगाहों के माध्यम से आना जाना, व्यापार, सैन्य अभियान और राजसत्ता को संचालन करने में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कोरबा जिले के इस प्राचीन शिव मंदिर में आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। खास तौर पर सावन में शिव जी का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं। बड़ी बात यह भी है कि जो भक्त एक ही शिवलिंग का जलाभिषेक कर पंच तत्व के साथ 5 देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनके लिए शिव का ये धाम बेहद अहम है।
आपको बता दें कि पूरे देश में झमाझम बारिश हो रही है, तरबतर है पूरा देश। महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों में जोरदार बारिश हो रही है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई भी बारिश की फुहारों से लबालब है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली अभी तक बारिश के लिए तरस रही है। लेकिन इंद्र भगवान ने दिल्ली और एनसीआर के निवासियों की सुन ली है। 22 जुलाई से राहत की बारिश शुरू हो चुकी है। वो आज भी कई इलाकों में झूमकर बरस रही है। दक्षिण दिल्ली और उसके सटे गुरुग्राम और फरीदाबाद में जमकर बारिश हुई है। 28 तारीख तक लगातार दिल्ली वालों को मिलेगी बारिश की सौगात। उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत। 22 तारीख से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला पूरे हफ्ते जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। दिल्ली एनसीआर को इस बारिश के सीजन में ज्यादा बारिश नसीब नहीं हुई है, इसलिए दिल्ली में मानसून तो आ गया, लेकिन बारिश के लिए लोग तरसते दिखे। लेकिन मौसम विभाग का अनुमान अगर सही होता है तो झमाझम बारिश दिल्ली वालों के लिए किसी सौगात से कम नहीं होगी। दिल्ली समेत एनसीआर में लोगों को गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिलनी शुरू हो गई है। 22 जुलाई से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला आज भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली, नोएडा और फरीदाबाद में बारिश के बाद मौसम पूरी तरह से बदल गया है। तापमान में कमी देखी जा रही है। देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून की बारिश मेहरबान है। उत्तर से दक्षिण तक झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत देश के अन्य पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला आने वाले कुछ दिनों तक बरकरार रहेगा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जिला प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे प्रशासन और मौसम की जानकारी लेने के बाद ही अपनी यात्रा शुरू करें। दरअसल ज्यादा बारिश की वजह से जगह जगह रास्तों पर पत्थर गिर रहे हैं, जिससे सुरक्षा की दृष्टि से यात्रा करना उचित नहीं है। केदारनाथ पैदल मार्ग के चिरबासा, गौरीकुंड जैसे जगहों पर पत्थर गिरने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग, गौरीकुंड, राष्ट्रीय राजमार्ग के फाटा के डोलिया देवी मंदिर के समीप पत्थर गिरते रहते हैं। ऐसी स्थिति में यात्रा करना खतरनाक हो सकता है। श्री केदारनाथ धाम यात्रा करने वाले सभी भक्तों से, श्रद्धालुओं से जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन यह अपील करती है कि जब भी यात्रा करें तो पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से, तहसील प्रशासन से, मौसम विभाग से अपडेट ले लें, क्योंकि जो है सावन का मास चल रहा है, भारी बारिश हो रही है, जगह जगह पैदल रास्ते में पत्थर गिर रहे हैं, इसलिए जो है उनके सुरक्षा करना अति आवश्यक है। बारिश के मौसम में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश समेत कई पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड की घटना देखने को मिलती है। इसलिए अगर पहाड़ी राज्यों की यात्रा पर निकल रहे हैं तो पूरी सावधानी बरतें। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको सैलाब के बीच मिशन जिंदगी की तस्वीरें दिखाते हैं। देश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं और पानी के बीच जिंदगानी फंसी हुई सी है। बिल्कुल, ऐसे में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत तमाम रेस्क्यू टीमें ग्राउंड जीरो पर लगातार लोगों को मदद पहुंचाने में जुटी हैं और बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं वहां पे भी लोगों का रेस्क्यू कर रही हैं। देश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। खासकर इस वक्त गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते इन राज्यों के कई जिले बाढ़ के संकट का सामना कर रहे हैं। सबसे पहले आपको गुजरात के द्वारका की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बाढ़ बारिश का असर कई गांवों पर पड़ा है। कहीं सेना के जवान पानी के बीच फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर रहे हैं, तो कहीं एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू बोट के जरिए लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने में जुटी है। गुजरात का जूनागढ़ भी बाढ़ बारिश की चपेट में है। यहाँ भारी बारिश के चलते 76 रास्ते बंद हो चुके हैं, जबकि 46 गांवों से संपर्क टूट चुका है।
हालांकि राहत की बात यह है कि इन इलाकों से अब तक करीब 1100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू टीमों के साथ साथ स्थानीय लोग भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। आने वाले 7 दिनों के लिए जो गुजरात स्टेट के लिए फोरकास्ट है, गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर है, जिसमें लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है। और वार्निंग की बात करेंगे तो आज के लिए जहां पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में रेड अलर्ट जारी है वो डिस्ट्रिक्ट है भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड़, दमन और दादरा नगर हवेली, जहां पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में रेड अलर्ट जारी है। मध्य प्रदेश का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ भी भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी है। बालाघाट में बारिश को देखते हुए करीब 25 गांवों को खाली करा दिया गया है। साथ ही प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू टीमें लगातार लोगों को बचाने में जुटी हैं। मध्य प्रदेश के मंडला में भी भारी बारिश के बाद पूरा इलाका टापू में तब्दील हो गया है। आलम यह है कि यहाँ थावर पुल पर भी पानी भर गया है, जिससे आवाजाही ठप हो गई है। एमपी से सटे महाराष्ट्र के भंडारा में भी रिहायशी इलाकों में पानी का कब्जा है। यहाँ करीब 300 से ज्यादा घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है और प्रभावित इलाकों में लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। सिर्फ मध्य और पश्चिम भारत में ही नहीं, उत्तर और पूर्व में भी बाढ़ बारिश का असर नजर आ रहा है। बिहार के बगहा में भारी बारिश के बाद एक कार पानी की तेज धार के बीच फंस गई, जिसके बाद एसएसबी के जवानों ने कार में सवार सभी 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ के जवानों ने महिला और नवजात बच्चे का रेस्क्यू किया। नंबीधारा नदी के उफान पर आने से महिला अपने बच्चे के साथ नदी के तेज धार में फंस गई थी, जिसके बाद सीआरपीएफ जवानों ने लकड़ी और ड्रम के सहारे नाव बनाकर उनकी जान बचाई। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। ओडिशा के मलकानगिरी में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन गुड न्यूज ये है कि यहाँ बाढ़ प्रभावित इलाकों से करीब 135 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। इसके साथ ही लोगों के लिए राहत शिविर बनाए गए हैं, जहाँ लोग अपना घर बार छोड़कर आश्रय ले रहे हैं। जाहिर है, बाढ़ बारिश के बीच रेस्क्यू टीमें मिशन जिंदगी में जुटी हुई हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लगातार लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। फिलहाल मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया है, जिसे देखते हुए प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। द्वारका से ब्रजेश दोषी, जूनागढ़ से भार्गवी जोशी, बालाघाट से अतुल वैद्य, मंडला से सैयद जावेद अली, भंडारा से वेंकटेश टुडमार, बगहा से अभिषेक पांडे, बीजापुर से जितेंद्र और मलकानगिरी से अजय कुमार नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इन सबके बाद आपको घाटी की खूबसूरती दिखाते हैं। दरअसल घूमने फिरने के शौकीन लोगों के लिए जम्मू कश्मीर पहली पसंद होती है, जहां प्राकृतिक सौंदर्यता को निहारने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ती है। देखिए, ये बात अपनी जगह तो सही है, लेकिन यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जरा उनसे भी पूछ ले, क्योंकि इसमें से कई लोग हैं। अदिति, आपने भी कहा था कि आप भी कश्मीर जाना चाहती हैं। हाँ, मैं बहुत चाहती हूँ, क्योंकि तो क्या स्नो की वजह से या कोई और वजह? स्नो की वजह से, क्योंकि अपने ही देश में अगर स्नोफॉल हो रही है तो हम वहां का मजा क्यों ना ले। हम लोग बाहर इंटरनेशनल ट्रिप्स करते हैं, अब्रॉड जाते हैं बर्फ देखने के लिए, पर जब यहाँ पड़ती है तो मुझे लगता है उसका मजा हमें लेना चाहिए। गीतिका, मैं कश्मीर होके आ चुकी हूँ, मैंने देख लिया। कश्मीर बहुत खूबसूरत है और मैंने बर्फ तो देख ली, लेकिन अब मुझे ना कश्मीर का वो जुलाई अगस्त वाला वो जो मौसम है वो भी देखना है, क्योंकि वो भी अपने आप में बहुत देखिए, कश्मीर का हर मौसम अपने आप में औसम है, क्योंकि कुछ मौसम ऐसे होते हैं जब आपको ट्यूलिप के फ्लावर्स वहां पर लगते हैं और वो देखने लायक। केसर की खेती वहां पर होती है, केसर के जो फूल होते हैं वो अपने आप में इतने खूबसूरत होते हैं, वो देखने जाना चाहिए। स्नोफॉल तो है ही। तो देखिए, ये जो प्राकृतिक सौंदर्यता है ना वहां की, वो लोगों को आकर्षित तो करती ही है, टूरिस्ट वहां आते ही हैं, लेकिन फिल्मों की भी जबरदस्त वहां पर शूटिंग होती है, इसलिए वो फेवरेट डेस्टिनेशन डायरेक्टर्स के लिए भी है। जाकर देखिए। ऊंचे पहाड़, हसीन वादियां, खुशनुमा मौसम और सुकून। कश्मीर की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। कश्मीर को दुनिया की जन्नत ऐसे ही नहीं कहा जाता। घाटी में ऐसे कई इलाके हैं जहां का नजारा देखते ही बनता है। ऐसा ही दिलकश नजारा कुलगाम से 25 किलोमीटर दूर अहरबल है,
जहां मौजूद है कश्मीर का नायग्रा फॉल। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले में अहरबल वाटरफॉल पर्यटकों को लुभा रहा है और यहाँ पर पिछले 6 महीने के दौरान 2 लाख से भी ज्यादा पर्यटक पहुंचे, जो कहीं न कहीं पर्यटकों को भी अलग ही एहसास दे रहा है। कश्मीर आने वाले ज्यादातर सैलानी श्रीनगर, सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन वादियों के दरमियान ये झरना जन्नत का वो टुकड़ा है जहां लोगों की भीड़ कम ही पहुंच पाती है। लेकिन अब धीरे धीरे सैलानी अहरबल फॉल्स तक भी पहुंच रहे हैं और उसके खूबसूरती का आनंद ले रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है, बाहर गर्मी है, यहाँ पे आए तो बहुत अच्छा फील और झरना है, झरने में बहुत अच्छा लगा। फैमिली लेके आए, दोबारा आने का मन करेगा और लोगों को भी हम कहेंगे दोबारा आओ यहाँ पे। बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल पानी पिया, पानी में अमृत की तरह है, नेचुरल। कश्मीर की खूबसूरती लोगों को अपनी तरफ खींचती है। यहाँ की हसीन वादियों में लोग घूमने तो आते ही हैं। कश्मीर फिल्मों की शूटिंग के लिए भी पहली पसंद रहा है। हालांकि कुछ वक्त पहले तक कश्मीर पर आतंक का पहरा था, लेकिन घाटी की खोई हुई रौनक आहिस्ता आहिस्ता लौटी है। तो देश और दुनिया के पर्यटकों के साथ ही फिल्म निर्माता, निर्देशक और वेब सीरीज के साथ ही म्यूजिक एल्बम निर्माताओं को जन्नत की अलौकिक खूबसूरती अपनी ओर फिर से खींचने लगी है। कोई भी बात करता है, वो फिल्म पॉलिसी है कहाँ? अभी मेरे को किसी ने बताया कि जगमोहन जी ने किया, किसी ने किसने कुछ मनोज सिन्हा, उन्होंने कुछ रिवाइव करने की कोशिश की। सर रिवाइव होना जरूरी है सर मैं दुनिया घूम चुका हूँ, ऐसी कोई जगह नहीं शायद दुनिया में चाइना को छोड़ के जहाँ मैं नहीं गया हूँ। स्विट्जरलैंड में मैंने करीबन 4 या 5 बार शूटिंग की है। सर स्विट्जरलैंड इसके सामने फेल है, कश्मीर के सामने स्विट्जरलैंड फेल है। आपको स्विट्जरलैंड जाके लोकेशन ढूंढनी पड़ती है, यहाँ पर आप सड़क पे कैमरा लगाएंगे तो आपको लोकेशन मिल जाएगी। ये खूबसूरती है इस जन्नत की। 90 के दशक से पहले कश्मीर घाटी बड़े बड़े स्टारकास्ट और फिल्म प्रोडक्शन यूनिट से गुलजार रहती थी। आज घाटी में एक बार फिर छोटी बड़ी हर तरह की फिल्मी यूनिट्स घाटी का रुख कर रही हैं। खाली 2-3 लोग टोटल है हमारे जो बाहर के हैं, बाकी सारा कास्ट क्रू वगैरह यही के लोकल है। तो कितना अच्छा इनिशिएटिव है फॉर द प्रमोशन? बहुत अच्छा इनिशिएटिव बीइंग कश्मीरी और हर एक को करना चाहिए। आजकल गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, बहुत सारे बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउसेज आ रहे हैं यहाँ पे और मेरे जैसे इंडी फिल्म मेकर्स भी आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है। बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग बॉलीवुड के लोगों के साथ काम कर रहे हैं और खुद फिल्में बना रहे हैं। ये फिल्म भी हमारी अपनी फिल्म है, कश्मीर की फिल्म है और इसमें मैं एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ। सिर्फ फिल्मों की शूटिंग ही नहीं बल्कि कम्युनिटी रेडियो का दौर भी कश्मीर में लौट आया है। स्थानीय लोग, खासतौर से युवा वर्ग, कम्युनिटी रेडियो से जुड़ रहे हैं। बारामूला और उरी में सामुदायिक रेडियो शुरू किया गया है। घाटी में स्थानीय आवाजों और आकांक्षाओं को बढ़ावा देने की ये शानदार पहल है। 370 हटने के बाद से कश्मीर में लगातार बदलाव हो रहे हैं। न सिर्फ पर्यटन के एतबार से कश्मीर नई ऊंचाई पर पहुंचा है, बल्कि फिल्मों की शूटिंग्स को भी बढ़ावा मिला है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्तों पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ते बनाए वो ही इंसान है। तो हिम्मत और हौसले के साथ डटे रहिए और कामयाबी हासिल करिए। वाह वाह, क्या बात है, क्योंकि कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनके हौसले बुलंद होते हैं और अगर हौसलों की उड़ान भरने का हुनर हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। कितने पॉजिटिव थॉट्स, और इतने पॉजिटिव थॉट्स वाकई अगर आप इंप्लीमेंट करें ना अपने जीवन में तो जीवन आपका कितने हंसते मुस्कुराते और खुशनुमा आपकी जिंदगी निकलेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इतनी खूबसूरत प्यारी बातों के लिए, पॉजिटिव थॉट्स के लिए और अच्छी अच्छी खबरों के लिए आपको कल फिर यहां आना होगा शाम 5 बजे चाय पर चर्चा में। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।